कहेंगे उसकी हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत केंद्रित है और भारत किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, भारत किसी एक दल का नहीं है। इस देश की परंपरा, इस देश की मान्यता है। हजारों साल के जीवन जिन लोगों ने बिताया इस धरती पर, उन लोगों ने इस मिट्टी के साथ जैसा व्यवहार किया है और इसलिए उनकी एक संस्कृति निर्माण हुई है, एक सभ्यता निर्माण हुई है। उस सभ्यता के लिए हम यदि काम करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं समझते। बहुत मतलब जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं उनसे कोई मतलब नहीं है। आरोप से कोई तो बेबुनियाद जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं एक आरोप ऐसा भी लगता है कि संघ, इसके जरिए संघ से जुड़े लोगों के चेहरे सामने लाने की कोशिश, जो विदेशी फंडिंग से काम करते हैं इस देश में, जो देश के दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, कभी कोई चाइना के लिए काम करता है, कभी कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है, ऐसे कई सारे कम्युनिस्ट देश है जिनसे और प्रेरणा लेकर के इस देश में जो लोग काम करते हैं और यहाँ के समाज को भड़का करके इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के उपदेश हमारे ऊपर कोई असरकारक नहीं। कहीं कहीं जो भाजपा पे आरोप लगाए जाते हैं जब सरकारें बनती हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों या मुखर्जी हों या ये सारे चेहरे भी सामने आएंगे इसके जरिए। महात्मा गांधी का अर्थ चिंतन और देश के बारे में सोचे। जिन लोगों ने महात्मा गांधी के उस एक शब्द को समझा है, राम राज्य, जब उनसे पूछा गया आज़ादी के आंदोलन के समय अंतिम चरण में कि बापू अब लगता है कि देश आज़ाद होने वाला है, आप कैसे राज्य की स्थापना करोगे, तो महात्मा गांधी ने कहा था मैं एक शब्द में कहता हूं कि राम राज्य की स्थापना। राम राज्य मतलब कोई आदर्श राज्य रहा होगा। महात्मा गांधी ने राम राज्य का कहा है और उस राम राज्य में सब चीज़ें समाये, स्वावलंबी गांव, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, सबको न्याय, समरसता युक्त समाज निर्माण करने का काम राम के राज्य में हुआ था। बगैर भेदभाव के राम ने राज्य स्थापित किया था। यदि इस राज्य प्रकार का राज्य स्थापित भारत में होता है उसमें गलत क्या है। और उसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानववाद की जो कल्पना की है, वो एक मनुष्य खाली शरीर नहीं है, उसको एक हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ जोड़ करके चलने वाला स्वरूप है। जो महात्मा गांधी ने कहा है उसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया है। महात्मा गांधी के तो जो स्वप्न थे, जो विचार थे, बाद की कांग्रेस में बदल दिए गए, नहीं तो महात्मा गांधी के देश के मूल्यों के बारे में, देश के चिंतन के बारे में, देश के दृष्टिकोण के बारे में कोई मतभेद नहीं थे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने उनके विचारों को अलग रख दिया और वोट बैंकिंग की राजनीति के आधार पर देश का निर्माण करने लगे। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसा मूल्यों पर चलने वाला होता है, और वो चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी देश की एकात्मता के लिए कश्मीर भारत के साथ आज है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान उसमें का भी उसमें हिस्सेदारी है। देश में स्वच्छ राजनीति यदि पैदा करने का किसी में जिज्ञासा पैदा की, लोगों में बहस भी छेड़ी है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने छेड़ी है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का भी कोई आता है, लेकिन उनके स्वयं के कोई नहीं है। इस देश की परंपराओं के जो विचार है वही दीनदयाल जी के विचार है, वही महात्मा गांधी के विचार थे, वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार है। मंत्री जी, आप स्कूल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में हैं, समस्याएं बहुत हैं। चयनित शिक्षक जो हजारों की संख्या में हैं, 30,000 चयनित शिक्षक हैं, चयनित हो चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। नहीं, जो चयनित शिक्षक है, हमने 2018 में हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, 2019 में उसकी परीक्षा हुई है। हम सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन कुछ कोर्ट के निर्णय बीच में आ गए, उसके कारण हमको उसमें आगे हमने कदम बढ़ाने से रोका था। कोर्ट का निर्णय जल्दी आ जाए, लेकिन अभी कोर्ट के निर्णय की कोई संभावना नहीं बन रही, तो हमने मार्ग निकाला है। आगे आने वाले समय में हम उन चयनित शिक्षकों का जितनी आवश्यकता है उनको हम नियुक्ति देने वाले हैं। मतलब कोई चाय बेच रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं ये, ठीक है। देखो क्या तो है, कब तक इनका उम्मीद लगा सकते हैं? मेरा ऐसा कहना है कि जिसका जो काम है, मेरा खेती का काम है, और यदि मैं गांव पे जाता हूं तो खेती में काम करता हूं तो इसको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए जब तक हम कोई, और उसके बाद भी मैं तो कहता हूं कि नौकरी करने के बाद भी हमारा किसान का बेटा है तो खेती करना चाहिए। यदि
उसका व्यवसाय ईंट बनाने का है तो अपने पिताजी के साथ सहयोग फिर भी करना चाहिए, इसलिए इस संदर्भ को इससे ना जोड़ा जाए। लेकिन हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, सारी जो बाधाएं हैं उनको हम तकनीकी कारणों से जो आई थी उनको दूर करके हम अगले सत्र में उन सबको मतलब ये होली में रंग अच्छे उनको, हाँ होली मतलब अगला सत्र, थोड़ा आगे पीछे कुछ हो सकता है लेकिन हम अगले सत्र में जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी करेंगे। अब एक बार फिर जब गुणवत्ता की बात आती है तो फिर दिल्ली का नाम आ जाता है, केजरीवाल का नाम आ जाता है। क्या मध्य प्रदेश के पास दिल्ली जैसे स्कूल नहीं है, या हैं तो कब तक? देखिए, दिल्ली ने केवल 54 स्कूलों को सारे संसाधन लगाए हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार खूब किया है और इस कारण से दिल्ली छोटा प्रदेश है, स्कूल कम है। हमारे पास 1 लाख से अधिक स्कूल थे और 1 लाख से अधिक स्कूल थे, आज भी 99,000 स्कूल है। उन स्कूलों का विशाल संख्या हमारी जो है उसमें से हमने 10,000 स्कूलों को एक निश्चित टाइम पीरियड में अच्छे स्कूल बनाना, इस साल हम 350 स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाने जा रहे हैं। उनके 54 स्कूल हमारे 350 स्कूल होंगे। वैसे भी हमारे जिला केंद्र के उत्कृष्ट विद्यालय 52 जिलों में 52 तो है ही, हमारे ब्लॉक स्तर पर एक उत्कृष्ट स्कूल, ऐसे बड़ी संख्या में हमारे 365 के लगभग तो ऐसे स्कूल चलते ही हैं जो थोड़े से परिवर्तन करने में दिल्ली के बराबरी की छलांग लगा सकते हैं। इसलिए हम उन सब स्कूलों में परिवर्तन करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हमको 1-1.5 साल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मध्य प्रदेश में भी शिक्षा विभाग का मिलेगा और उसके लिए हमने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके पहले आपके पहले कमलनाथ सरकार ने 0 से 20 तक जहां बच्चे थे उन सारे स्कूलों को बंद किया था, मर्ज किया था और 15,000 करीब स्कूल बंद हो गए थे। क्या अभी भी ये प्रक्रिया जारी है? नहीं, हम अभी इन 10,000 स्कूलों को जो चयनित किया है उसकी जो प्रक्रिया अपनाई है उसके कारण हम किसी स्कूल को बंद करने वाले नहीं हैं। आगे आने वाले समय में उसका निर्णय होगा जब हमारे स्कूल अच्छे स्थापित हो जाएंगे, परिवहन की सुविधा उसमें हमारी पूरी करने की जो योजना वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद यदि किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उस समय फिर पालकों से, अभिभावकों से चर्चा करके हम निर्णय करेंगे, लेकिन अभी हम कोई स्कूल बंद करने नहीं जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जब गुणवत्ता की बात आती है, या ठीक है दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ आबादी भी ज़्यादा है, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। करीब 70,000 शिक्षकों की कमी ऐसा मध्य प्रदेश में है और इसको कैसे पूर्ति हो पाएगी और कैसे जो है फिर जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक गुणवत्ता का दावा कैसे किया जा सकता है? हम जो ये स्कूल चयनित कर रहे हैं उस स्कूल का चयनित करने के सिस्टम्स हमारे पास कई जगह ज़्यादा शिक्षक है और कई जगह बहुत कम है। कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ा काम किया था कि जब ट्रांसफ़र करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन सैकड़ों स्कूल शिक्षक विहीन कर दिए, एक भी शिक्षक उनमें नहीं है ना। लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करने जा रहे हैं। हम बैलेंस बना करके और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी अभी जो शिक्षकों की हम भर्ती करेंगे नहीं, उनका उसमें समावेश करेंगे सबको, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जहाँ एक्स्ट्रा है उनको जहाँ कमी वाले स्थानों पर हम शिक्षकों को भेजने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपके मैं बताऊं जिन्होंने कांग्रेस सरकार में किया था वो भी आपके कलीग हैं अभी इस मंत्रिमंडल में। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वही शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। कभी इसको लेके कभी उनसे भी चर्चा होती है क्या? चर्चा होती है, वो थे उनकी सरकार के समय, परंतु क्या होता है कोई भी व्यक्ति है वो सरकार के मुखिया जैसा निर्णय करते हैं, वैसा मंत्रियों को चलना पड़ता। आज हम अच्छी बात इसलिए सोच सकते हैं और कर सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमको अच्छे कार्य करने के लिए कहा है, इसलिए जो अच्छे कार्य हो सकते हैं उनका मार्गदर्शन में वो अच्छे काम करते जाते हैं। बुरा काम हमारी तरफ से हम कोई करते नहीं हैं। इसलिए हमारी मान्यता ये है कि प्रभुराम चौधरी जी भी उस समय थे तो कमलनाथ जी के जो लोग बैठे थे, मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ अलीराजपुर का, जब वहाँ के कलेक्टर ने वहाँ के ट्रांसफ़र करे बहुत बड़ी संख्या में, 223 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, तो वहाँ के कलेक्टर ने रोक लिया, इनको जाने नहीं देना, रिलीव नहीं करना। तो मुख्यमंत्री के निवास से, सीएम हाउस से एक बहुत बड़े आदमी का फ़ोन गया, उसका नाम
भी मैं बोल सकता हूँ, पर अच्छा नहीं है बोलना। उस व्यक्ति ने फ़ोन करके कलेक्टर को कहा कि यदि आप इनको रिलीव नहीं करोगे तो हम आपको रिलीव कर देंगे, आपकी तैयारी करो। तो वो क्या करे वहाँ का कलेक्टर? इसलिए उस समय के मुख्यमंत्री और उनकी टीम की गलती थी, और हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि कोई भी स्कूल हमारे कारण खाली, ट्रांसफ़र के कारण खाली नहीं होना चाहिए। और जहाँ कमी है उसको हम बहुत जल्दी अगले सत्र से सब चीज़ें आपको दिखेगी नहीं, उसको हम ठीक करने वाले हैं। आपने अलीराजपुर की बात की, वो ट्राइबल क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा जो अगर सरकारी स्कूल का कोई उपयोग करता है तो वो ट्राइबल और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ गरीब वर्ग का व्यक्ति करता है, गरीब वर्ग के बच्चे जाते हैं। तो और इनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी रहता है। इन सब को लेकर क्या कुछ तैयारी है सरकार की कि हम इसीलिए, क्योंकि हमने अभी आंकड़ा निकाला था, जब पहली कक्षा में 100 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, 8वीं में जाते जाते 67 हो जाते हैं, और जब वो 12वीं तक जाता है तो मात्र 17 विद्यार्थी पास होते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश का औसत वो निकलता है। अब इसको ठीक करना है, और ठीक करना है तो शिक्षक अच्छे होना चाहिए। इसलिए हमने जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षा की है, टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन मतलब केवल टीचर एक्सपर्ट होना नहीं है, बहुत अच्छा गणित का नॉलेज है, बहुत अच्छा विज्ञान का नॉलेज है, बहुत अच्छा अंग्रेजी का नॉलेज है, लेकिन वो स्कूल में नहीं जाएगा, क्लास ही नहीं लेगा, तो उस अच्छे टीचर का कोई उपयोग नहीं है। फिर बहुत अच्छा टीचर हो सकता है विषय को देख करके, लेकिन बाकी उसका आचरण व्यवहार हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से भिन्न होगा, तो क्लास में बच्चे उसके साथ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सब प्रकार से शिक्षक आदर्श होना चाहिए, ये कल्पना है भारत की। इसलिए हम इस नई व्यवस्था में टीचर एजुकेशन का हम ज़रूरत लगी तो उसका जो बीएड और इसके जो वो चलते हैं उन सबका हम सिलेबस को भी चेंज करेंगे। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं एक अगर सामान्य तौर पर अगर बात करें तो अब आज़ादी से लेकर अभी तक 70 साल के करीब हो गए हैं, और कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, पिछले 15 साल भाजपा की सरकार भी थी मध्य प्रदेश में, उसके पहले भाजपा की भी सरकारें नहीं हैं। लेकिन एक जो समग्रता के साथ जो सुधार होना चाहिए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया जैसी लगती है। नहीं, क्या है कि देश भर की जो पॉलिसी थी, सही बात तो है कि आज़ादी के बाद ही राधा कृष्णन आयोग आज़ादी के समय बना था। उस राधा कृष्णन आयोग की यदि सिफारिश मानते हैं, वो नहीं मानी गई। फिर 1966 में एक नीति आई, उसमें जो कुछ अच्छी बात थी उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। कोठारी आयोग आया, कोठारी आयोग में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव थे, उसको क्रियान्वयन नहीं किया गया। 86 में राजीव गांधी ने खूब चर्चा की थी नई शिक्षा नीति को लेकर 1986 में, लेकिन उसमें केवल एक काम दिखता है, जवाहर विद्यालय। उसके अलावा उस शिक्षा नीति का नीचे तक कहीं कुछ नहीं है। इसलिए उसका क्रियान्वयन का पार्ट अच्छे सुझाव थे, लेकिन क्रियान्वयन का पक्ष कमज़ोर था। और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जब शिक्षा नीति का विचार होता है तो राज्य भी उससे बंधे होते हैं। राज्य कुछ अपने कर सकते हैं, वो राज्यों को स्वतंत्रता है उतनी, लेकिन वो भी शायद पूरे देश भर में भी नहीं हुआ, ऐसा मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ। उसके लिए कहीं ना कहीं हम सबकी कमजोरी थी कि हम शिक्षा व्यवस्था को जितना कुछ देना चाहिए था उतना समय के साथ दे नहीं पाए, और बहुत पिछड़ गए। मतलब सचमुच में इतने पिछड़ गए कि जो एक स्वतंत्र होने के बाद किसी देश को 70 साल तक नई शिक्षा नीति एक उछाल के साथ दुनिया के सामने खड़ा करने वाला इंसान इससे बन सकेगा, ऐसा देश के लोगों में विश्वास पैदा कर दे, तो पहली बार हो रहा है कि शिक्षा नीति से विश्वास पैदा। एक मध्य प्रदेश में जब अपन चर्चा करते हैं तो आपके पहले से बहुत एक मुद्दा चल रहा है, मिड डे मील और अंडा परोसा जाए या छीन ना परोसा जाए। कांग्रेस सरकार में भी पिछले शिक्षा मंत्री जो आपके थे उनके समय भी रहा था। क्या अब क्या सरकार क्या करने? नहीं, सरकार ने तय किया है कि हम किसी भी हालत में सरकारी स्कूलों में और आंगनबाड़ी में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अंडे को नहीं परोसेंगे, यह मेरी नीति है। यदि किसी को है घर में परंपरा है तो घर में वो बच्चा करे, अंडे का सेवन करे, हमें उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूलों में नहीं करेंगे। वो हमारे सरकारी भोजन का हिस्सा नहीं है, मध्याह्न भोजन का हिस्सा नहीं है। राम आपके पास हैं बिल्कुल, और राम मंदिर को लेके अभी बहुत चर्चाएं चल रही हैं।
किस तरह का राम मंदिर होना चाहिए, और जो जिस तरह की अब नई शिक्षा नीति और भारत के प्रकटीकरण की बात है, तो राम भी कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचेंगे, उनके आदर्श पहुंचेंगे। देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान लिखा तो